नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। क्या ट्रंप को ईरान मरवाना चाहता है? यह सनसनीखेज दावा खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसियां और अधिकारी कर रहे हैं। 13 जुलाई को ट्रंप पर जिस तरीके से गोली चलाई गई, उससे साफ है कि ट्रंप को जान से मारने के लिए कोई बहुत बड़ी ताकत जुटी हुई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान अपने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला ट्रंप से लेना चाहता है, क्योंकि ट्रंप ने ही साल 2020 में कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मरवा दिया था। Yeah, someone's on top of the roof. Look. There he is right there. Right there, you see him? He's laying down. You see him? Yeah, he's laying down. ट्रंप पर हमला, ईरान का सुलेमानी बदला। शनिवार 13 जुलाई 2024 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में गोली चलाई गई। गोली कान के बाहरी भाग को चीरते हुए निकल गई। अगर गोली आधा इंच भी ट्रंप की तरफ लगती तो ट्रंप की कनपटी को चीरते हुए गोली सिर में घुस जाती, लेकिन ट्रंप की किस्मत ने उनका साथ दिया और वो बच गए। जबकि 20 साल का हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स मौके पर ही मारा गया। ट्रंप की हत्या की साजिश से जुड़ी ये कहानी हम पिछले 4 दिन से देख रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका की खुफिया अधिकारियों ने दावा किया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के पीछे ईरान है, जो ट्रंप की हत्या कराना चाहता है। इस बेहद सनसनीखेज और हैरान करने वाले दावे ने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया है। अगर वाकई में ईरान के इशारे पर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, तो ये अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के मुंह पर जोरदार तमाचा है। क्या ईरान ने अपने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला डोनाल्ड ट्रंप से लेने की कोशिश की है? आखिर ये कैसे संभव है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के पूर्व राष्ट्रपति की हत्या करने के लिए ईरान ने इतनी बड़ी साजिश रच दी? पहले आप ये जानिए, ईरान ट्रंप की हत्या क्यों करवाना चाहता है। 3 जनवरी 2020 को ईरानी सेना के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर की गई थी। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के रक्षा विभाग के दावों के मुताबिक एक खुफिया इनपुट के आधार पर पहले घातक मिसाइलों से लैस अमेरिकी ड्रोन ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की कार को ट्रैक किया, और जैसे ही कासिम सुलेमानी की कार का काफिला अमेरिकी ड्रोन की जद में आया, तभी ड्रोन से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी जाने लगी। उस वक्त कासिम सुलेमानी की कार इराक की राजधानी बगदाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी। अमेरिका के ड्रोन हमले में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मौके पर ही मौत हो गई। जनरल कासिम सुलेमानी की शिनाख्त उनकी उंगली में पहनी हुई एक अंगूठी से हो पाई थी। सुलेमानी का बाकी शरीर मिसाइल धमाकों में पूरी तरह से उड़ गया। Once again, compare Trump and Biden. Trump got us out of the insane Iran nuclear deal. He imposed the toughest sanctions ever on Iran. And he eliminated the arch terrorist Qasem Soleimani. Iran was too weak to start any wars. They knew Trump meant business and they were afraid. पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति की उम्मीदवार निकी हेली के तेवरों से साफ है कि ट्रंप की नजर में ईरान अमेरिका के लिए शैतान है, और इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ईरान पर सख्त कार्रवाई करने का दावा करते हुए वोट मांग रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ट्रंप पर जो हमला पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान हुआ, क्या उसके पीछे ईरान है, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पहले आप ये जानिए, अमेरिका के एक मीडिया ग्रुप का ट्रंप पर जानलेवा हमला और ईरान की साजिश पर क्या दावा है, जरा ये भी जान लीजिए।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश हुई है। अमेरिकी अधिकारियों को हाल के हफ्तों में ईरान की ओर से ट्रंप की हत्या की साजिश रचने से जुड़ी जानकारी मिली थी। इसी कारण अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि शनिवार को ट्रंप पर हमला करने वाला हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रोक्स इस साजिश से जुड़ा था। यानी ईरान ट्रंप पर हमला करवाने में कितना सफल रहा है, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ऐसे दावे क्यों कर रही हैं, जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में महज 4 महीने का वक्त बचा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ट्रंप का कोई चुनावी स्टंट हो। आप इन 3 तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर में हमलावर थॉमस मैथ्यू है, जिसने ट्रंप पर गोली चलाई। FBI और कई खुफिया एजेंसियों का दावा है कि थॉमस मैथ्यू ने ट्रंप पर गोली चलाने के लिए काफी प्रैक्टिस की थी। अब सवाल उठता है कि क्या 20 साल का अमेरिकी नागरिक थॉमस मैथ्यू ईरान का मोहरा था? क्या थॉमस मैथ्यू अनजाने में ही ईरान की खुफिया एजेंसियों के जाल में फंस गया और ट्रंप पर गोली चलाने के लिए तैयार हो गया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी तक थॉमस मैथ्यू ने ट्रंप पर गोली क्यों चलाई, इसकी वजह छिपाई जा रही है। दूसरी तस्वीर में जनरल कासिम सुलेमानी दिख रहे हैं, जिन्हें आज से 4 साल पहले ट्रंप के आदेश पर जान से मार दिया गया था। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान की खुफिया एजेंसियां इतनी ताकतवर और सक्षम हैं कि वो अमेरिका के टॉप सीक्रेट जाल को भेद पाएं? तीसरी तस्वीर में ईरान की लीडरशिप है, जो कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की कस्में खा चुकी है। खास तौर से ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद अमेरिका को कई बार धमकी दे चुके हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को महज 4 महीने बचे हैं। बाइडेन और ट्रंप एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ट्रंप हर हाल में बाइडेन को चुनाव हराना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन सर्वेक्षण में पिछड़ चुके हैं और ट्रंप पर ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते जो उन्हें जीत से दूर कर सके। इसलिए ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले पर सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारियों ने हमलावर को इतने करीब कैसे आने दिया। पेंसिल्वेनिया के बटलर काउंटी के मैदान में ट्रंप की आउटडोर रैली चल रही थी। उस वक्त संदिग्ध हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स आयोजन स्थल के पास की एक इमारत तक पहुंचने में सफल रहा। आखिर कैसे थॉमस ने 130 मीटर की दूरी से ट्रंप को निशाने पर लेते हुए गोली चला दी? जिस इमारत से थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने निशाना साधा था, उस इमारत के अंदर और बाहर स्थानीय पुलिस तैनात थी। फिर भी थॉमस मैथ्यू क्रूक्स गोली चलाने में सफल रहा। इमारत के अंदर जो स्थानीय पुलिस तैनात थी, उसमें 3 स्नाइपर्स थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने थॉमस क्रूक्स को छत पर जाने की कोशिश करते देखा था, लेकिन फिर रोक क्यों नहीं पाए? कई पर्यवेक्षकों ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर सुरक्षा योजनाएं कैसे नाकाम हो गई और हमलावर बिना किसी रोक टोक के ट्रंप तक कैसे पहुंच गया। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने 400 फीट की दूरी से असॉल्ट राइफल से गोली चलाई, जो उनके कान को छूते हुए गुजर गई। अब सवाल है कि हमलावर ट्रंप से सिर्फ 400 फीट दूर था, फिर भी सीक्रेट सर्विस उसे पकड़ने में नाकाम रही। ट्रंप पर हुआ जानलेवा हमला कई गुत्थियों में उलझा जा रहा है। ईरान का नया एंगल अब सामने आ रहा है, लेकिन सबूत अमेरिका की खुफिया एजेंसियां नहीं दिखा पाई। इधर ईरान ने ट्रंप पर हमले के पीछे ईरान की साजिश पर तीखा विरोध किया है और उसे अमेरिका का प्रोपेगेंडा और ईरान को बदनाम करने की साजिश बताया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने अमेरिका की इस रिपोर्ट को अप्रमाणित और दुर्भावनापूर्ण बताया और इसे खारिज कर दिया। ईरान ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है और उन्हें अफवाह और गुमराह करने वाला बताया है। अमेरिका में ईरान के स्थायी मिशन के प्रवक्ता ने 2 टूक कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नजरिए से डोनाल्ड ट्रंप एक अपराधी हैं, जिन पर जनरल सुलेमानी की हत्या का आदेश देने के लिए अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए और दंडित किया जाना चाहिए। ईरान ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए कानूनी रास्ता चुना है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला और ईरान पर उठाए गए साजिश के आरोपों ने मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव को बढ़ा दिया है। फिलहाल ट्रंप पर हमला पूरी तरह से अमेरिका की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की जबरदस्त नाकामी और उनकी हार है। एमपी की लाडली बहना की पूरे देश में धाक है। हर राज्य में इस योजना की चर्चा होती है और अब लाडली बहना की तर्ज पर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार भी एक योजना लेकर आई है। लेकिन ये योजना लाडली बहनों के लिए नहीं बल्कि लाडले भाइयों के लिए है। नाम है लाडला भाई।
योजना। और आखिर क्या है ये योजना और महाराष्ट्र सरकार को इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी, आइए जानते हैं। एमपी की लाडली बहना योजना की चर्चा पूरे देश में होती है। इस योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार नई स्कीम लेकर आई है, लेकिन ये योजना बहनों के लिए नहीं, भाइयों के लिए है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार लाडला भाई योजना शुरू करने जा रही है। सीएम ने राज्य में ये नई स्कीम शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को महाराष्ट्र सरकार हर महीने 6,000 रूपए देगी। डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 रूपए दिए जाएंगे, जबकि ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रूपए हर महीने दिए जाएंगे। क्या है लाडला भाई योजना? 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को भत्ता, बेरोजगार युवाओं को 6,000 रूपए, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रूपए, ग्रेजुएट को 10,000 रूपए महीना। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को कारखानों में अप्रेंटिसशिप भी मिलेगी। सीएम शिंदे इस योजना को बेरोजगारी का समाधान बता रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में लाडली बहन योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत 21 साल से 60 साल के बीच की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रूपए की आर्थिक मदद दी जाती है। और अब लाडला भाई योजना की शुरुआत की जा रही है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, जनता को साधने की कोशिशें तेज हो रही हैं। अब एकनाथ शिंदे सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी खजाना खोला है, लाडला भाई योजना का ऐलान किया है। हालांकि योजना पर सियासत भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में अब गुरु पूर्णिमा उत्सव पर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने स्कूलों में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने का आदेश जारी किया है, लेकिन कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। आखिर कांग्रेस को गुरु पूर्णिमा पर क्या है ऐतराज और बीजेपी क्यों लगा रही है कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप, आइए जानते हैं। एमपी के स्कूलों में अब गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। प्रदेश की मोहन सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के तहत गुरु पूर्णिमा उत्सव 20 और 21 जुलाई को मनाया जाएगा। 2 दिनों के उत्सव में गुरु पूर्णिमा के महत्व और गुरु शिष्य परंपरा के बारे में छात्रों को बताया जाएगा। इसके साथ ही प्राचीन काल में गुरुकुल व्यवस्था और भारतीय संस्कृति पर निबंध लिखना होगा। इसके बाद 21 जुलाई को शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस को इस पर ऐतराज है। गुरु पूर्णिमा उत्सव पर सियासत शुरू हो चुकी है। स्कूलों में गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाने के सरकार के आदेश पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे में सरकार को इस तरह की अनिवार्यता को खत्म करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर जो शिक्षा के मंदिर हैं, जो स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ सभी धर्मों के बच्चे एक साथ आके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे किसी भी स्कूल कॉलेज में किसी एक धर्म से जुड़ी किसी परंपरा का शुरू करना या मान्यता का शुरू करना, मुझे लगता है कि एक विवादास्पद स्थिति पैदा कर सकता है अगर वो अनिवार्यता की कंडीशन के साथ हो या कंपल्शन हो। तो ऐसे में कई सारे जो दूसरे धर्म के बच्चे हैं वो अपनी धर्म से जुड़ी परंपराओं की शुरुआत की मांग कर सकते हैं। कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। भारत की परंपराओं से कांग्रेस को बैर है। कांग्रेस सदैव तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और इस देश में सनातन से, संस्कृति से कांग्रेस का बैर रहा है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, इसमें विकास भी होगा, विरासत भी होगी और इस देश की जो विस्तृत गुरु शिष्य परंपरा है वो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, इसके लिए आयोजन भी होंगे। कांग्रेस छाती पीटे तो पीटती रहे। गुरु शिष्य परंपरा भारत में सदियों से चली आ रही है। अगर गुरु पूर्णिमा पर उत्सव मनाया जाए तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस को ऐतराज है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की आपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रदेश में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिजली बिल जमा ना करने पर कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन मुरैना में एक नई तरकीब आजमाई जा रही है। यहां बकायादारों को बिजली बिल जमा ना करने पर बंदूक रखने की इजाजत नहीं है। कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है जो कहता है कि बिजली बिल नहीं तो बंदूक नहीं।
बिजली बिल नहीं तो बंदूक नहीं, बन गए बकायेदार, छिन जाएगा हथियार। बिजली का बंदूक से क्या लेना देना? यूं तो बिजली और बंदूक का कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन अगर आप मुरैना में रहते हैं तो बात अलग है। यहाँ एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। मतलब बिजली का बिल और बंदूक एक घर में नहीं रह सकते। अगर हथियार रखना है तो ईमानदारी से बिजली का बिल जमा करना होगा। अगर चूक गए तो बिजली तो गुल होगी ही, बंदूक भी चली जाएगी। यहाँ बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिल वसूलने का नया तरीका निकाला है। कलेक्टर ने बाकायदा इसके लिए आदेश जारी किया है। बकायेदारों पर एक्शन, कलेक्टर का आदेश। बिजली बिल है बकाया, बंदूक का लाइसेंस होगा निरस्त। करोड़ों का बिजली बिल बकाया। कलेक्टर के इस आदेश से हड़कंप मचा है। अगर बिजली का बिल जमा नहीं किया तो बंदूक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इस आदेश को लागू करने के लिए कलेक्टर ने बकायेदार उपभोक्ताओं की लिस्ट मांगी है। बकायेदारों की संपत्ति की कुर्की, खाते सीज करने जिला बदर तक के निर्देश दिए हैं। बकायेदारों की लिस्ट भी चौक चौराहों पर लगाई जा रही है। जिले में 1600 करोड़ से ज्यादा की बिजली का बिल बकाया है। यहाँ लोग बंदूक तो रखते हैं, लेकिन बिजली बिल जमा करना जरूरी नहीं समझते हैं। लेकिन अब बिजली का बिल जमा ना करना भारी पड़ेगा। बकायेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बंदूक तक गुल हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए मुरैना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। उस गर्ल्स हॉस्टल में शाम को वार्डन के साथ लड़की बाहर जाती और फिर सुबह हॉस्टल में लौट आती। सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में एक शख्स की एंट्री पर बैन नहीं था, क्योंकि उस आदमी पर वार्डन मैडम की मेहरबानी थी। आरोप है कि हॉस्टल में जाम भी छलकाए जाते थे। आखिर गर्ल्स हॉस्टल में कैसे किसी आदमी के जाने पर रोक टोक नहीं थी? क्यों सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते थे? आसपास के लोग वार्डन मैडम पर लगा रहे हैं संगीन इल्जाम। देखिए इनसाइड स्टोरी। मैंने 25 जनों को बताया भी। न्यूज़ 18 के हिडन कैमरे पर सबसे बड़ा खुलासा। मैंने 25 जनों को बताया भी। गर्ल्स हॉस्टल से कैसे बाहर जाती थी लड़की? पूरी रात लड़की बाहर, राज क्या? न रोक न टोक, किसकी एंट्री पर नहीं था बैन? गर्ल्स हॉस्टल में कितने छलकाए जाम? हॉस्टल बना अय्याशी का अड्डा। सीसीटीवी कैमरा ऑफ, डर्टी गेम शुरू। डर्टी गेम के कितने किरदार, कितने राजदार? ये सीसीटीवी कैमरा ही उस हकीकत का गवाह है जो राज अब तक पूरी तरह खुला नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल को अय्याशी का अड्डा बनाने का राज, ये संगीन इल्जाम लगा है गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन शिल्पा पर। न्यूज़ 18 की टीम उसी हॉस्टल में पहुंची। पहले हिडन कैमरे की नजर से देखिए और सुनिए। आसपास के लोगों ने जो खुलासा किया, खुलासा चौंका देगा। मैंने 25 जनों को बताया भी। रोज एक छोरी बिठा के ले आती थी वो यहाँ से। अब कहाँ ले आती थी ये अपनों को नहीं मालूम। इंदौर से करीब 35 किलोमीटर दूर चोरल का आदिवासी कन्या छात्रावास। इस गर्ल्स हॉस्टल में बेरोक टोक कोई आता था जिसकी एंट्री पर बैन नहीं था। सब कुछ वार्डन के इशारे पर होता था। इल्जाम यह भी कि वो शख्स जाम भी छलकाता था। आरोप लगा है वार्डन शिल्पा गौंड पर। इल्जाम कि नारायण पटेल नाम का यह शख्स हॉस्टल में आता था। यहां तक कि लोगों का कहना है कि एक लड़की वार्डन के साथ हॉस्टल से शाम को बाहर जाती थी और सुबह लौटती थी। आखिर क्यों? उनके द्वारा शिकायत अधीक्षिका जो है यहाँ की वार्डन शिल्पा गौड़ को लेकर कुछ की गई थी। उन शिकायतों की जांच हमने की थी और जांच करने के बाद उसमें कुछ तथ्य जो है सही पाए गए थे, जिसके आधार पर वर्तमान में उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इल्जामों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं हुई। दरअसल एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था जिसमें हॉस्टल वार्डन बाहर घूमते हुए नजर आई। विभाग ने जवाब मांगा तो कोई जवाब ही नहीं था। शिकायत उनकी ये थी कि जो शिल्पा गौड़ है उसके द्वारा एक अनजान व्यक्ति, जिसका नाम मुझे वर्तमान में याद नहीं आ रहा है, उसको अपने हॉस्टल के कक्ष में, वार्डन कक्ष में बुलाया जाता था
और वो हमेशा आता जाता था, जबकि नियमानुसार वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, क्योंकि कोई भी गर्ल्स हॉस्टल में किसी भी प्रकार के आदमी बॉयज़ उनका जो है उनको नहीं बुला सकते थे। साथ में उनके द्वारा यह भी शिकायत की गई थी कि कई बार शराब भी पीकर आता था। तो प्रथम दृष्टया ये बिल्कुल गलत है, गर्ल्स हॉस्टल में इस प्रकार के व्यक्ति को नहीं बुला सकते। अक्सर जब हॉस्टल में उस आदमी की एंट्री होती थी तो आरोप कि सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता था। आखिर बंद सीसीटीवी कैमरे में कौन सा राज कैद नहीं होना था? कौन खुद को बचा रहा था? छात्रावास को लेकर शिकायत ये थी, सबसे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वार्डन जो है वो किसी पुरुष के साथ बाहर घूमती हुई पकड़ी गई थी। उस आधार पे उनको एसएन जारी किया था जांच करवा के, और उनसे कारण पूछा गया था कि वो छात्रावास में बिना अनुमति के वर्किंग आवर्स में छात्रावास छोड़ के बाहर क्यों घूम रही, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार का छुट्टी का आवेदन ना हमें दिया गया, ना यहाँ पे परियोजना अधिकारी को दिया गया, इनके नॉलेज में भी नहीं था। उसी आधार पे फिर हमने यहाँ पे पंचनामा बनवाया, जांच करवाई, तो पता चला कि एक पुरुष जो है लगातार छात्रावास में यहाँ पे आता। इस मामले में वार्डन शिल्पा को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने इसे जघन्य अपराध बताया। चुरिल छात्रावास में जो हुआ वो जघन्य अपराध है, अक्षम्य अपराध है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विभागीय मंत्री जी से बात करके ऐसी गैर जिम्मेदार और अनैतिक महिलाओं को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये जहां जाएंगी वहां गंदगी फैलाएंगी। सवाल कि आखिर हॉस्टल में गंदे खेल के इन संगीन इल्जामों का सच क्या है? जांच जारी है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रेनकोट वाले लुटेरे की अब लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिसने बैंक में शूट आउट किया। बैंक से ये लुटेरा अकेला ही आया और अकेले गया। लूट की रकम से लुटेरे की बीवी ने टीवी खरीदी, लेकिन इस लुटेरे का राज खुद लुटेरे ने ही खोल दिया। बैंक में रॉबरी लाइव, शूट आउट लाइव। ऐसे हुई रेनकोट वाले रॉबर की एंट्री। वो अकेला आया, अकेला गया। लूट के रुपए से खरीदा टीवी। 3 क्लू से लुटेरा बेनकाब। इस बैंक में इस मास्क पहने हुए शख्स की एंट्री देखकर अगर आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है या फिर कोई ग्राहक, तो सब कुछ थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये रेनकोट वाला लुटेरा राइफल उठाता है, उसके बाद फायरिंग करता है। अपने साथ बैग लेकर आया था, जिसने पहले फायरिंग से दहशत मचाई, फिर फरमान सुनाया, बैग में पैसे भरो। इंदौर के स्कीम नंबर 54 में पंजाब नेशनल बैंक में लूट की वारदात हुई। उसने वहां से 6,64,000 और कुछ रुपए, 520 कुछ ऐसा राशि है। 6,64,000 अगर हम मोटा हिसाब देखें तो वो राशि थी। और जिसमें से हाँ, एक चीज मैं इसमें बताना भूल गया हूँ कि इसकी पत्नी और बच्चों ने लोटस शोरूम से, जो वहीं पास में ही है, उससे कल ही 50,000 रुपए में एक टीवी 55 इंच का खरीदा है। वह भी इसी राशि से टीवी खरीदा गया है। लुटेरा खुद को शातिर समझ रहा था, लेकिन वो खुद ही अपने राज खोलता रहा। पहला राज इसी सीसीटीवी कैमरे में कैद है। राइफल जो लाइसेंसी है, यानी ये कोई सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हैं। दूसरा ये कि जमीन पर कारतूस गिरा तो इस लुटेरे ने उठाया। ये ट्रेनिंग फौजियों को दी जाती है। तीसरा क्लू सीसीटीवी फुटेज था। अभी हमारी विधिवत सारी सीसीटीवी फुटेजेस की जांच वहां बाकी है। और एक मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन सभी नागरिकों को जिन्होंने रात के 2:30, 3, 4 बजे तक हम लोगों को अपने प्राइवेट सीसीटीवी कैमरे एक्सेस करने दिए। रात भर हम लोगों के साथ रहे। मैं उन सभी आम जनता के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। लुटेरा अकेला आया, अकेला गया। रुपयों से भरा बैग घर में उसने छोड़ा। 6,64,000 की लूट हुई। लूटी हुई रकम से लुटेरे के परिवार ने टीवी खरीदा 55 इंच का, लेकिन टीवी पर फिल्म देखते उससे पहले लूट की वारदात का क्लाइमैक्स इंदौर पुलिस ने लिखा। अभी जांच अभी हमारी आगे होगी।
तो आगे की जांच में हम और बता पाएंगे कि क्या कोई बैंक के कर्मचारी की भी मिलीभगत इसमें है क्या। अभी तक की जांच में किसी की मिलीभगत नहीं दिखाई। आरोपी बैंक के पास ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। यूपी के अलीगंज एटा का रहने वाला अरुण कुमार राठौर। क्या इस लूट में कोई और भी शामिल है या फिर वारदात को अकेले अंजाम दिया गया? तहकीकात जारी है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।